हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर नत्थु सिंह, फिजिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज करौली से। विद्यार्थियों, हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे पीछे से, और ये मेरा 17वां लेक्चर है। हम लोगों ने नाभिक के बारे में हम देख रहे थे, और परमाणु का जहाँ तक हम बात करते हैं तो परमाणु के रूप में आज नाभिक, और नाभिक के साथ में इलेक्ट्रॉन्स, ये परमाणु का एक मॉडल हम मानते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मानते हैं। आज हम जो परमाणु की बात करते हैं, उस परमाणु में परमाणु का मध्य भाग ये नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होते हैं, जो चारों ओर इसके राउंड के रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। ये मॉडल हम लोग आज मान के चलते हैं, जो बोर ने दिया था। लेकिन उससे पहले यहां तक पहुंचने से के लिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने ये सिद्ध किया कि नाभिक का, यानी कि परमाणु का एक जो मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग पॉजिटिव होता है। अल्फा कण जो अपने आप में पॉजिटिव हैं, गति करते हुए आते हैं, परमाणु से टकराएंगे, विचलित हो जाएंगे, और ये विचलित होना इनका प्रतिकर्षण, कूलम्बीय प्रतिकर्षण को निरूपित करता है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में नाभिक का पता लगा। नाभिक धनात्मक है, इस चीज का भी पता लगा। लेकिन नाभिक में क्या है? तो इससे पहले थॉमसन ने यह प्रस्ताव दिया था कि नाभिक में प्रोटॉन जो धनात्मक है प्लस इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक है, इनका कॉम्बिनेशन है, और इसको कहा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल कुछ बातों को बताता है कि मे बी ये संभव हो जाए, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अंततः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद में फिर मॉडल की बात आती है कि आखिर नाभिक क्या है। तो उसके बाद में आज हम ये देखते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल, इसके बारे में बात करें। तो यहां तक पहुंचने से पहले कुछ 2-3 बातें हम ये देखें कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। 1911 में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें नाभिक की खोज हुई। 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन का पता लग गया, प्रोटॉन का पता लग गया, इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, नाभिक का पता लग गया। तो हाइजेनबर्ग ने फिर नाभिकीय संरचना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मॉडल को प्रस्तुत किया, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह का यह मॉडल हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया। और इसका मतलब है कि नाभिक की संरचना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और परमाणु की संरचना में नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन, ये हम आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और इसके पक्ष में अगर हम बात देखें
तो न्यूट्रॉन कण, प्रोटॉन कण, दोनों के द्रव्यमान लगभग 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1.6 × 10⁻27 kg ये द्रव्यमान होता है, जो लगभग दोनों के लिए एक समान है। यानी कि दो समान द्रव्यमान के कण हैं ये, जो नाभिक में पाए जाते हैं। दोनों की स्पिन एक समान है। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, प्रोटॉन धनात्मक कण होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण -1.913 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है। म्यू एन का मतलब है इकाई इसकी नाभिकीय मैग्नेटॉन। पिछले लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ, दो तरह से होती है। इलेक्ट्रॉनों के लिए बोर मैग्नेटॉन होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए नाभिकीय मैग्नेटॉन। इसी तरह से यहाँ प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण 2.793 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ये प्रोटॉन का है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम बात करते हैं कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो सकता है। नाभिक की संरचना में अगर हम ये कहें कि द्रव्यमान संख्या इसकी A है, नाभिक का द्रव्यमान A, और द्रव्यमान A होने का मतलब है इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम Z से निरूपित कर दें, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसको N से निरूपित कर दें। तो ये Z प्रोटॉनों की संख्या कहें या नाभिक का कुल आवेश कहें, यानी कि आवेश संख्या इसको कहा जा सकता है, और इसका नाम ही परमाणु क्रमांक होता है, Z। इसलिए परमाणु क्रमांक या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दैट इज Z है। न्यूट्रॉनों की संख्या N = A - Z। ये Z इधर आएगा तो A - Z। इट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यह मॉडल नाभिक के कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, अनिश्चितता सिद्धांत, इन सब की कटौती पर ये एक सत्य और स्वीकार्य हमें प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु का ये एक केंद्रीय भाग है। अब इसके लिए कि अगर ये इसी रूप में है तो इसके तथ्य क्या हो सकते हैं, किन आधार पर हम इसको कहें कि परमाणु में नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो इसके तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। तो उन तथ्यों की बात करें तो पहला तथ्य हम बात करते हैं नाभिकीय कोणीय संवेग या प्रचक्रण के आधार पर हम एक्सप्लेन करें कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलके ही बना है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण फर्मियोन कण होते हैं। क्लास सेकेंड ईयर में हमने आपको 3 तरह की सांख्यिकी बताई थी। पहली मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, दूसरी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, और तीसरी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। 3 तरह से हम किसी भी प्रकार के वितरण का एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी शुरुआत की है जिसमें कण बड़े कण होते हैं, लेकिन बोस-आइंस्टीन में वे कण जिनका स्पिन 0 या पूर्णांकी होता है, इन कणों का नाम बोसोन कण कहा जाता है। ऐसे कण जो बोस-आइंस्टीन का सांख्यिकी का पालन करते हैं बोसोन कण कहलाते हैं। इसी तरह से
फर्मी-डिराक सांख्यिकी में स्पिन अर्धपूर्णांकी होती है, ±1/2, या इसकी यूनिट्स के हिसाब से देखें तो ±1/2 इंटू एच क्रॉस नहीं भी लिखते हैं तब भी ये सही है। तब ये कहा जाता है कि स्पिन इट इज ±½ इन द यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस। इन कणों को फर्मियोन कण कहते हैं। फर्मियोन यानी कि ऐसे कण जो फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करें, जिनका चक्रण ±½ हो, इन कणों का नाम फर्मियोन कण होता है। और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इनकी स्पिन भी ±½ होती है, इसलिए ये कण भी फर्मियोन कण ही कहलाते हैं। तो यहां हम देख रहे थे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण फर्मियोन कण हैं। इनका स्पिन 1/2 ±1/2 एच क्रॉस है। नाभिक के कुल कण, जिनमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, दोनों का योग है। अब ये योग मिलकर के यदि सम है तो स्पिन 0 होगी या पूर्णांक होगी, और यदि ये संख्या विषम संख्या हो तो स्पिन अर्धपूर्णांकी होगी। तो यही कारण है कि सम संख्या के नाभिकीय कणों का नाभिक बोस-आइंस्टीन का पालन करता है, और विषम संख्या के नाभिकीय कणों का नाभिक फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करता है। इसका मतलब नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं वो सांख्यिकी के आधार पर भी तर्कसम्मत हैं और प्रचक्रण के आधार पर भी तर्क संगत हैं। इसलिए नाभिक के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि दोनों कण इस मॉडल से सांख्यिकी और प्रचक्रण दोनों का ही प्रायोगिक रूप से पुष्टि होना पाया गया। विद्यार्थियों, दूसरा कारण तरंग यांत्रिकी के आधार पर, और तरंग यांत्रिकी के आधार पर ये तरंग यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक हिस्सा है ये। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम देखें, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इसमें हम काम में लेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था इसी तरह से कि मान लिया जाए ये हमारे पास में नाभिक है और इस नाभिक की त्रिज्या r0 है। तो प्रोटॉन कण यहां पर भी हो सकता है, प्रोटॉन कण यहां पर भी हो सकता है और प्रोटॉन कण यहां पर भी हो सकता है। तो प्रोटॉन का अधिकतम जो स्थिति आएगी वो स्थिति इसकी त्रिज्या के अनुरूप होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या, नाभिकीय कण प्रोटॉन भी हो सकता है, नाभिकीय कण न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो नाभिकीय कण की स्थिति की अनिश्चितता के रूप में हो सकता है। जिसको हम डेल्टा x से निरूपित करते हैं। तो नाभिकीय कण की त्रिज्या उसकी स्थिति की अनिश्चितता होगी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है कि अनिश्चितताओं का गुणनफल, अनिश्चितता कौन कौन सी? दो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज, कैनोनिकली कॉन्जुगेट्स, संयुग्मी राशियां, और संयुग्मी राशियों में स्थिति के साथ में संवेग। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा px, डेल्टा px संवेग की अनिश्चितता, डेल्टा x स्थिति की अनिश्चितता, इनका मान हमेशा h×2 से ज्यादा होता है या बराबर होता है। तो न्यूनतम होगा तो बराबर होगा, अदरवाइज इससे ज्यादा ही होगा। इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन, स्थिति की अनिश्चितता एवं संवेग की अनिश्चितताओं का गुणनफल h×2 से अधिक होता है या इसके बराबर होता है। तो इन जनरल हम ये कहें कि डेल्टा x इंटू डेल्टा px इज नियरली इक्वल टू h×2। न्यूनतम इतना तो होगा ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है।
नाभिक विभिन्न प्रयोगों से हम देखते हैं। तो नाभिक का आकार या इसकी त्रिज्या ये लगभग 10 की पावर -14 से -15 मीटर के मध्य होती है। 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी के रूप में इकाई होती है। 10 की पावर -15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी। तो नाभिक का आकार फर्मी की रेंज में होता है, और नाभिक का आकार होने का मतलब है नाभिक की त्रिज्या। और नाभिक की त्रिज्या को स्थिति की अनिश्चितता कहें हम, तो संवेग का मान भी हमारे पास में मिल सकता है। डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, ये तो ये रहेगा, और इधर ये डेल्टा एक्स इधर आएगा जो कि त्रिज्या r0 के ऊपर। इस तरह से हम पी एक्स डेल्टा पी एक्स का मान निकाल लेते हैं, संवेग का मान मिल जाएगा। और जब संवेग का मान हमारे पास में आ गया तो हमारे पास में ऊर्जा का सूत्र होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। ये ऊर्जा का सूत्र है। रिलेटिविटी में हमने देखा ये स्थिर अवस्था की और ये गतिमान अवस्था की ऊर्जा है। तो स्थिर अवस्था की ऊर्जा को हम अगर मिनिमम माने और इसकी तुलना में नेग्लिजिबल भी मान लें तो E इज नियरली इक्वल टू P इंटू सी, और ये P यहां से कैलकुलेट होने वाला ये मान होगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर कि तरंग यांत्रिकी के आधार पर यदि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जिनकी त्रिज्या r0 ये हम मान लेते हैं 10 की पावर -14 मीटर है, तो इन कणों की स्थिति की अनिश्चितता यही इनकी स्थिति की अनिश्चितता होगी। इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -14 मीटर। तो संवेग की अनिश्चितता इसको ज्ञात करने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आइंस्टीन का नहीं, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इट इज नॉट आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। तो न्यूनतम में हम इसको बराबर कर लें। यहां से ये संवेग की वैल्यू कैलकुलेट की, और संवेग का मान मेरे पास में आता है 5.3 इंटू 10 की पावर -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं संवेग का, और जब हमारे पास में संवेग का कैलकुलेशन आ जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऊर्जा को। तो ऊर्जा को चाहे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें यहां, या फिर E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इस रूप में कैलकुलेशन करने पर ये पी स्क्वायर की मान और ये 2m ये कैलकुलेट किया तो लगभग 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो आएगा जूल में, और इस जूल का कन्वर्जन आज ही मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से होता है। तो ये वैल्यू है। और हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में नाभिक से निकलने वाले अल्फा कण हो या बीटा कण हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब कणों की ऊर्जा तो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होती है। इनमें प्रोटॉन कणों की इनकी बीटा कणों की ऊर्जा लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, जो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा है। तो ये इससे तो अधिक ही होगी। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर हो सकते हैं। ओके, तीसरा आधार हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कणों की पुष्टि। तो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम देखें तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, इसका निरूपण न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन नाभिकीय कणों के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन, सूत्र दोनों के एक से हैं, E H क्रॉस अपॉन 2m इंटू सी।
यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसकी इकाई न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में चारों ओर, नाभिक के चारों ओर राउंड करता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू भी। ये फॉर्मूला यही है, E(h×2), यहाँ Me होगा इंटू C। ये बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1844 गुना होता है, इस कारण समीकरण 1 की बात करता हूं मैं, और ये समीकरण 2 की बात करता हूं, और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें हम, तो ये E(h×2) और C ये तो खत्म हो जाएगा, और ये Me ऊपर पहुंचेगा, Mp नीचे, और ये वैल्यू मैंने पुट की तो ये इस रूप में है, यानी कि 1/1844। इसका मतलब ये है कि μn का मान μb से बहुत कम होगा, और ये प्रायोगिक रूप से सत्य भी है। और जब ये प्रायोगिक रूप से सत्य है कि नाभिकीय कणों का चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या रिवॉल्यूशनरी मोशन करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। इसके अन्य आधारों में नेक्स्ट आता है समस्थानिकों का स्पष्टीकरण भी हम इससे कर सकते हैं कि समस्थानिक होते क्या हैं। तो समस्थानिकों के बारे में, यदि कोई नाभिक है, परमाणु, और परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तो सेम हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट हो, तो इनका परमाणु भार, मास ए, ये भी डिफरेंट होगा। प्रोटॉन संख्या सेम होने का मतलब है परमाणु क्रमांक Z सेम होना, और परमाणु क्रमांक एक जैसे होता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करती हैं। इसका मतलब ऐसे प्रकृति में कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी प्रकृतियां एक समान होती हैं, जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। इस प्रकार के पदार्थों को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे विभिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या या आवेश संख्या Z, ये तो एक समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या A अलग अलग होना समस्थानिक कहलाते हैं। और A अलग अलग क्यों होगा? इसका कारण समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या का भिन्न भिन्न होना होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का भिन्न भिन्न होना ही समस्थानिकों का स्पष्टीकरण होता है। उदाहरण जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, इनमें Z की वैल्यू 92 सब में बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ 238 है, यहाँ 235, यहाँ 236। द्रव्यमान संख्या A के मान अलग अलग है, और A का मान अलग होने के कारण इनके न्यूट्रॉन संख्या का मान डिफरेंट होगा। इसमें न्यूट्रॉन संख्या 146, इसमें 143 और इसमें 144, ये न्यूट्रॉन संख्या होती है। तो ये भी एक स्पष्टीकरण है कि नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना है। इसके अलावा एक और स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि बीटा डीके प्रोसेस में, बीटा क्षय में, रेडियो एक्टिवता में इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते हैं, लेकिन ये 3 तरह के कण होते हैं बीटा डीके प्रोसेस में, एक, दूसरे और तीसरे। पहले टाइप के अल्फा कण हो सकते हैं जो कि निश्चित रूप से पॉजिटिव होते हैं। दूसरे प्रकार के ये उदासीन होते हैं, और उदासीन कण सीधे चले जाते हैं, ये गामा रेज है। और तीसरे प्रकार के नेगेटिव हम कहते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही हों, ये बीटा कण हैं। इनमें कुछ बीटा कण नेगेटिव होते हैं, तो कई केसेस में बीटा कण
पॉजिटिव भी होते हैं। और ये पॉजिटिव होने वाले बीटा कण इन नेगेटिव बीटा कणों के बिल्कुल बराबर होते हैं, द्रव्यमान में बराबर होते हैं, इनकी स्पिन एक समान होती है, ये सब तरह से बराबर होते हैं, लेकिन एक ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक होते हैं। ऋणात्मक वाले कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये कण पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर अल्फा बीटा गामा किरण नाभिक से निकल रही हैं, ये एक नाभिकीय प्रोसेस है, तो नाभिक में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? धनात्मक तो मिल सकते हैं, लेकिन धनात्मक आवेश तो है प्रोटॉन के रूप में, लेकिन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? तो ये एक प्रश्न होता है। और ये प्रश्न नाभिकीय बलों में स्पष्ट होता है कि नाभिकीय बलों का कारण है प्रोटॉन का कन्वर्ट होना न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का कन्वर्ट होना प्रोटॉन में, और ये कन्वर्जन का अनवरत चलता रहता है। लेकिन इस कन्वर्जन में मध्यवर्ती कुछ कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनोज है, इनका उत्सर्जन भी होता है और इनमें एनहिलेशन भी होता है, यानी कि समायोजन भी हो जाता है। तो ये बीटा कणों का इस तरह से एक्सप्लेनेशन होता है कि चूंकि रेडियो एक्टिवता की प्रोसेस नाभिक की प्रोसेस है और नाभिकीय प्रक्रिया अनवरत चलती है, लगातार चलती है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये तब तक चलती है जब तक कि स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं होती। यदि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा कण है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और एक न्यूट्रिनो, तो ये पॉजिट्रॉन भी बीटा कण होता है और ये धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ये बात पुष्ट होती है कि नाभिक की क्रिया में ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव कण पॉजिट्रॉन निकलते हैं और नेगेटिव कण इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तर्क भी हैं और इन अन्य तर्कों में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, इट इज न्यूट्रॉन। तो ये मान 5 × 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला है और ये चुंबकीय आघूर्ण के मान को भी पुष्ट करता है। द्रव्यमान दोनों के बराबर हैं और दोनों के बराबर द्रव्यमान के कण हैं, तो नाभिक में आसानी से ये रह सकते हैं। न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य का सूत्र कॉम्पटन प्रभाव में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य H/m/c ये होता है। m न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। H की वैल्यू, m की वैल्यू और c ये मान आया लगभग 1.3 फर्मी। ये न्यूट्रॉन की कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य है और यह दूरी नाभिक की त्रिज्या के अनुरूप है, इसलिए न्यूट्रॉन का नाभिक में पाया जाना संभव है। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग भी नाभिक होता है और आज भी यह तथ्य स्वीकार्य है। एक मैं बीच में बता रहा था कि एक एटॉमिक मास यूनिट का निरूपण किस तरह से करेंगे। तो एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब द्रव्यमान उसका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर होता है और दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो एनर्जी, इस द्रव्यमान की एनर्जी E सूत्र होता है mc²। तो ये वैल्यू यहाँ पर c² का गुणा कर दिया इससे, और c² में हम ये देखेंगे कि 3 × 10⁸ और वर्क करेंगे तो 16 और इधर ये 27 माइनस की 16 प्लस के, तो इससे तो मिला हमें 10⁻⁻11। 1.6 यथावत है, 9 3 का वर्ग 9 ये भी यथावत।
तो ये तो जूल में आएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको भी 10 की पावर 6 से और भाग देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और जब इसका हल करते हैं हम इस सबको, तो इसकी वैल्यू आती है 931.5 MeV। तो इतनी ऊर्जा इसमें क्रिएट होती है, जबकि एक परमाणु या एक न्यूट्रॉन, परमाणु में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर ही बना होता है। धन्यवाद।